किसी ट्राइब्यूनल के जरिए ममता दीदी से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार 766 करोड़ रुपए टाटा को क्षतिपूरण के रूप में दे, क्योंकि सिंगूर में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था और उसके बाद ममता दीदी के आंदोलन की वजह से उन्हें वहाँ से हटना पड़ा। अब सोचने की बात है, यह आंदोलन क्या ममता दीदी अकेले की थी? ये एक जन आंदोलन था, नंदीग्राम और सिंगूर का आंदोलन, और ममता दीदी ने सिर्फ नेतृत्व दिया था और जनता का साथ था इसमें। ये इसी से साबित होता है कि इसके बाद वे भारी बहुमत से जीती है और 3 बार जीत चुकी है। अब जो भी कहे कि ममता दीदी गलत है तो उन्हें मानना पड़ेगा, फिर या तो ठप्पा वोट हुआ या ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, या फिर वे गणतंत्र को नहीं मानते हैं। क्योंकि सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के बाद में ममता दीदी क्षमता में आई है और वे सत्ता में 3 टर्म बनी हुई है। एक है, दूसरा है ये 766 करोड़ जो टाटा को मिलेगा, क्या दीदी अपनी जेब से देगी? ये तो बंगाल की जनता के खून पसीने की कमाई बंगाल के कोषागार से निकाल के टाटा को दे दिया जाएगा। इतना बड़ा रकम टाटा को दिलवाने का क्या मतलब है? ट्राइब्यूनल में बैठे लोगों ने घूस खाया है, या फिर वामपंथियों ने सिफारिश की है, या फिर बीजेपी, आरएसएस, वामपंथी, ममता दीदी सभी मिले हुए हैं? ले दे के 766 करोड़ जो है ये जनता का पैसा है, इनमें से किसी का अपना पैसा नहीं है। ये हम मान लेते हैं कि ट्राइब्यूनल वालों ने घूस खाया है टाटा से, तो ये भी गलत है। वामपंथियों ने सिफारिश की है, तो संभावना है कि ये 766 करोड़ से वामपंथी को टाटा एक रकम दे देंगे, बड़ी रकम दे देंगे, और इस रकम के बलबूते ये सड़कों पे जो आंदोलन चला रहे हैं उसको स्पॉन्सर करते रहेंगे और आंदोलन चलता रहेगा और इनका निजी खर्चा भी चलता रहेगा। कई एनजीओ वगैरह बंद हो गए, जिससे इनका बाहरी जो सहायता मिलता था देश विरोधी गतिविधियों के लिए, वो बंद हो चुका है। और वामपंथी ज़्यादातर ऐसी ज़मीन से जुड़े लोग नहीं हैं, ये जनेऊधारी ब्राह्मण है कलकत्ता के, यानी कि अच्छी जीवन शैली जीने के आदि, अच्छा खाना, चिंगड़ी माछ का मलाई करी, इलिश माछ का झाल वाले लोग हैं। तो ये बगैर पैसे के रह नहीं सकते हैं। ये बार बार कोशिश कर रहे डीए के बहाने हो, नौकरियों में नियुक्ति करवाने के बहाने हो, किसी न किसी तरीके से इनको पैसा चाहिए, सरकारी तंत्र से पैसा निकलवाने की जुगाड़ में बैठे हुए हैं। ये अब इनने देखा कि भाई ममता दीदी तो नियुक्ति दे नहीं रही है, तो इनके काडर जिनको ये योग्य प्रार्थी 52% वाले योग्य प्रार्थियों को ये जो सरकारी नौकरी में प्रवेश दिलाने की कोशिश में थे, अगर उनको प्रवेश नहीं मिलेगा तो पैसे देंगे कहाँ से? एनजीओज वगैरह बंद हो गए, तो चलो टाटा को ही अपने ट्रिब्यूनल में जो वामपंथी जुगाड़ पौवा के जरिए 766 करोड़ रुपये दिलवा देते हैं और उससे एक टुकड़ा मिल जाएगा हमें। यानी कि अब ये उद्योगपति से पैसे लेंगे चुपचाप घुमा फिरा के। ऐसा होता है, ठीक है, कि कहीं पे पैसा रुका हुआ है, वो पैसा दिलवा देना, फिर उससे अपने पहचान से दिलवा देना, फिर उससे अपना एक हिस्सा लेना। तो ये एक संभावना है। दूसरी संभावना है कि बीजेपी, आरएसएस जो अपना फंड नहीं दिखा रहे, पार्टी फंड कहाँ से मिलता है, उनको भी शायद टाटा से मिल जाए कोई एक पैसा, तो बड़ा हिस्सा बीजेपी, आरएसएस को मिल जाएगा, छोटा हिस्सा वामपंथियों को मिल जाएगा। और दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ कलकत्ता के कान्य कुछ ब्राह्मण हैं, तो वो लोग चितपावन ब्राह्मण हैं नागपुर के, तो दोनों में तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सभी लोग साफ़ सुथरी जीवन शैली जीने के आदी है, और जब पब्लिक के पैसे से सब कुछ संभव है तो करा दिया जाए। और तीसरी एक और संभावना है कि इसमें बीजेपी, आरएसएस, वामपंथी, ममता दीदी सभी मिले हुए हैं, बस आपस में नूरा कुश्ती दिखाएंगे, सरकारी तंत्र से 766 करोड़ रुपए निकाल के टाटा को देंगे, सभी को अपना अपना हिस्सा अपनी अपनी हैसियत के अनुसार मिल जाएगा, और बंगाल से शुरुआत होगी और पूरा सरकारी तंत्र गिर जाएगा। अगर ऐसा हो, धीरे धीरे सरकारी तंत्र से पैसा निकाल के इतना लाचार बना दिया जाए कि सरकारी तंत्र ठप हो जाए, लोगों को ये तनख्वाह ना दे सके और पूरी तरह से सरकारी नौकरियां बंद हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। टाटा के जरिए अगर ये लोग ये सब काम कर लेते मिल बांट के, तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि सरकारी तंत्र होना ही नहीं चाहिए। सरकारी तंत्र के जरिए नौकर पैदा हो रहे जो इतने नालायक होते बता नहीं सकते, बहुत ही औसत दर्जे का सर्विस दे रहे लोगों से, और हमारे खून पसीने की कमाई से वेतन तो लेते ही है, उसके बाद इनका प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन जो है ये लेना तो एकदम ही अनैतिक मैं मानती हूँ। तो इस पूरे मुद्दे को देखना है हमें, और मुझे लगता है ममता दीदी जो है इनमें सबसे ज़्यादा सही है। उन्हें उनके जेब से तो पैसे देना ही नहीं है, और अगर वे ईमानदार हो तो वो टाटा को फूटी कौड़ी नहीं देगी बंगाल की ट्रेजरी से। ये टाटा को कोई हक ही नहीं है पैसे लेने का।
जनता ने उन्हें, ममता दीदी ने सिर्फ नेतृत्व किया था, जनता ने उन्हें निकाला है। तो जनता ने जब निकाल दिया है तो यहाँ से आके पैसे लेने का उनको कोई हक नहीं बनता है, ठीक है। और सरकारी तंत्र में वेतन और प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। पेंशन और प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी तो मिलना ही नहीं चाहिए इन लोगों को। और सरकारी तंत्र से किसको फ़ायदा होता है? ये औसत दर्जे का सर्विस देते हैं। 250 के करीब बच्चे मर गए एडिनो वायरस से कलकत्ता में। तो ये सरकारी डॉक्टर, नर्स, ये लोग जो सैलरी ले रहे हैं, इससे किसका फ़ायदा हो रहा है? इससे अच्छा तो प्राइवेट में करे, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो निकाल दिए जाएंगे। और ये सिर्फ पूरी जनसंख्या के 3% है, उनमें से 1.5% जनरल है, 1.5% आरक्षण वाले हैं। आरक्षण से जो आ रहे हैं उनका दर्जा इतना औसत है, हम बता नहीं सकते। सरकारी स्कूलों का स्तर गिरा के रखा है, अस्पतालों का स्तर गिरा के रखा है, हर तरह से औसत दर्जे का सर्विस दे रहा है। तो इस सिर्फ 3% लोगों को बाकी 97% लोगों के खून पसीने की कमाई से जो राजस्व आ रहा है, वो पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी के तौर पे देने का क्या औचित्य है? इसलिए मैं अंग्रेजों के बनाए इस सरकारी तंत्र को पूरी तरह से खारिज कर देना हो जाए, यही चाहती हूँ। और ममता दीदी टाटा को फूटी कौड़ी न दें। टाटा का कद कुछ ज़्यादा है, इसलिए शायद लोग कुछ बोल नहीं पा रहे, डर रहे। उनको पता होगा भीतर ही भीतर। इस स्वामी नाम की एक है, स्वामी, इनका जो एक मिनिस्टर रहे राज्यसभा से, बीजेपी आरएसएस के, उन्होंने एक सीबीआई को चिट्ठी लिखा था कि टाटा का कोई राजेंद्र पांडे नाम के व्यक्ति के जरिए वो पैसे भिजवाते हैं हामिद रज़ा नाम के एक व्यक्ति को, और ये दुबई में रहता है। और हामिद रज़ा उपकरण, यानी कि सोच लीजिए हथियार वगैरह मुहैया कराता है इस्लामिक आतंकवादियों को। ये सब बहुत घुमा फिरा के पैसा इधर उधर लेन देन होता है, जिसमें टाटा लिप्त हो सकते हैं। और इन्होंने एक और मुसलमानों को खुश करने के लिए इन्होंने एक एथिकल म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया, जिसमें 9% रिटर्न आता है। इनकी मतलब एक तरह से नपे तुले अंदाज में आतंकवादियों को, भारत में रह रहे लोग, हमारी शस्य श्यामला भूमि में रह के पैसा अर्जित करने वाले लोग घुमा फिरा के अंदाज में पैसे आतंकवादियों तक पहुंचा सकते हैं, उसका एक बहुत ही इज्जतदार तरीका टाटा ने बनाया है। संभावना है कि टाटा जिहादियों को इनडायरेक्टली फंड कर रहा है। तो इन सब पे जांच हो। केंद्र सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि इनका कद कितना बड़ा है, ईडी, सीबीआई रेड वगैरह जितना जो चाहिए कर सकते, क्योंकि इनके भीतर से ही साइरस मिस्त्री नाम के एक व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ियाँ बताई थी ऑडिट में। तो ये सब है। ममता दीदी ने राज्यसभा में बिगड़ती हुई डेमोग्राफी के खिलाफ पेपर फेंका था स्पीकर के ऊपर, हमें ये याद है। ममता दीदी का कद काफ़ी ऊंचा है। 34 साल वामपंथी राज जो था वो ठप्पा वोट, भय और घुसपैठियों के वोट के बलबूते था। ये किसी प्रकार भी एक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं था। इन वामपंथियों को बाहर निकाल फेंकने में ममता दीदी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके इस योगदान को हम कभी भी इतिहास में भुला नहीं पाएंगे। बीजेपी आरएसएस तो केरल में कोशिश कर रही, उनको बन पा रहा है क्या? आज अगर ममता दीदी ने सिंगूर और नंदीग्राम में आंदोलन नहीं किया होता तो आज हमास के हक में वामपंथी कलकत्ता की सड़कों पर नंगा नाच कर रहे होते। तो हमें इस 34 साल के राज को उखाड़ फेंकने के लिए सिंगूर नंदीग्राम हुआ था, कोई आर्थिक उन्नति के लिए नहीं हुआ था। और वामपंथी जमाने में कितना आर्थिक उन्नति, कितना इंडस्ट्री पनपा था पश्चिम बंगाल में, सबको पता है। ज़्यादातर उद्योगपतियों को यहाँ पे ऐसा माहौल करते थे कि वो भाग खड़े होते थे। तो टाटा में ऐसी कौन सी विशेषता थी जो इनको लाया गया सिंगूर में? ये जिहादियों को फंडिंग करेंगे या फिर इनके साथ कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ था बैकडोर कि भाई जिहादी भी फंडिंग होगा, वामपंथी भी फंडिंग होंगे, इस टाइप का कुछ हुआ होगा। खैर जो भी है, बंगाल की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मुसलमानों की जनसंख्या खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण 34 साल का वामपंथी राज है। और इन्होंने क्या किया है, ठप्पा वोट पाने के लिए इन्होंने मुसलमानों को एंट्री दिलाई, और प्लस लैंड सीलिंग कर करके इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे बहुत लैंड हड़पा, और इस लैंड को इन्होंने मुसलमानों को आवंटित कर दिया। अब बंगाल के पंचायती इलाकों में जाइए तो पूरा गाजा पट्टी है। अब इसमें किस तरह से बीजेपी आरएसएस ममता दीदी के साथ मिलके इसे ठीक करते, क्या करते, समझ से पड़े हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर बीजेपी आरएसएस ने बंगाल शिक्षा, जो कि बहुत ही दिख रहा है कि बंगाल के सरकारी तंत्र से पैसा निकाल लेने की कोशिश हो रही है,
क्योंकि मारवाड़ी बनिया, मारवाड़ी जैनी सिंधी जितना कलकत्ता साइड में रहते उनके तो बीजेपी आरएसएस के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो वो तो बीजेपी आरएसएस को ऐसे ही पैसे दे देंगे। ममता दीदी के साथ भी उनके अच्छे टर्म्स हैं। और सरकारी तंत्र से अतिरिक्त घोटाला करके बीजेपी आरएसएस ने ममता दीदी के जरिए पैसे निकलवाए हैं जो उन्होंने रख लिया होगा अपने पास। अगर हिंदू राष्ट्र हम चाहते और हम चाहते बंगाल के गाज़ा पट्टी उन्मूलन हो, जैसे मणिपुर में हमने देखा किस तरह से ईसाई आतंकवाद पनप रहा है, असम में पूरा डेमोग्राफी बदल दिया बांग्लादेशी मुसलमानों ने, बंगाल की डेमोग्राफी, झारखंड, बिहार की डेमोग्राफी बदल गई। तो इससे लड़ने के लिए पैसा लगेगा जो वेटिकन या खारी नहीं भेजेगा बीजेपी आरएसएस को। तो अगर उन्होंने पैसा निकाल के रख भी लिया है तो डंके की चोट पे ले, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मेपाचार जो है ना, ये परिवारजनों की अनुमति, सहमति और सहयोग के बगैर नहीं होता है। तो फिर किसी एक को किसी को दोष नहीं दिया, कोई विक्टिम नहीं होता है, बच्चियाँ विक्टिम होती है लेकिन उनके परिजनों के सहयोग के बगैर कुछ नहीं होता। तो हम ममता दीदी बीजेपी आरएसएस को गलत भी नहीं कह पा रहे, वो सही तो है ही नहीं लेकिन गलत भी नहीं कह पा रहे। इस सब की जड़ में बिगड़ी हुई डेमोग्राफी है। मुसलमानों की जनसंख्या खतरे के निशान से ऊपर उठ चुका है और अनुचित को उचित करने के लिए अनुचित कार्य भी उचित है। तो इसलिए बंगाल की परिस्थिति एकदम अलग है जिसमें हमें वामपंथी कांग्रेस के झांसे में एकदम नहीं आना है। और ये जो स्टूडेंट्स सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक तरह से बोल सकता है इस्लामिक फ्रंट है और हमास के हक में है वामपंथी, लेकिन ममता दीदी के भी तो जमात वगैरह के साथ बैकडोर डीलिंग्स होते हैं। तो परिस्थिति बहुत ही जटिल है। बस इतना हम कह सकते हैं कि केरल में जिस तरह से नंगा नाच हो रहा है हमास के हक में, वैसा बंगाल में नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हमें इसका श्रेय ममता दीदी को देना पड़ेगा। और मैं आखिर में यही कहूँगी कि सरकार डरे नहीं। टाटा का कद कितना ही ऊंचा हो, उनके ऊपर भी ऑडिट वगैरह का शिकंजा कसे, ईडी सीबीआई का शिकंजा, वो भी कोई ईडी सीबीआई से पड़े नहीं है, इस देश के कानून से पड़े नहीं है। अगर कहीं पे भी बू आ रही है कि वो इस्लामी आतंकवाद को घुमा फिरा के ही सही फंडिंग कर रहे हैं तो उन पे भी नकेल कसी जाए, क्योंकि आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी अगर फंडिंग ना हो। और ये फंडिंग के बलबूते ही चल रहा है। ये फंडिंग का सबसे उर्वरा भूमि भारत भूमि है, यहीं से हवाला के जरिए बहुत पैसा जाता है। तो टाटा को भी जांच के दायरे में लाया जाए। और मैं आशा करती हूँ ममता दीदी एकदम कड़क बनी रहेगी। जिस तरह से उन्होंने ये वामपंथी एजेंट जो सड़कों पर नौटंकी कर रहे हैं, 52% वाले योग्य प्रार्थी नौकरियों के लिए काडर, जो वामपंथी काडर जो कर रहे हैं, उनको जैसे उन्होंने नियुक्ति नहीं दी, मैं आशा करती हूँ वो बंगाल के खजाने से फूटी कौड़ी नहीं देंगे टाटा को। अब हम देखते वो क्या करते हैं। मैं यही उम्मीद करती हूँ ममता दीदी से। वंदे मातरम।